नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं सार्क से जुड़ा हुआ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक हाल ही में आर्टिकल आया था, रिक्लेमिंग सार्क फ्रॉम द एशेस ऑफ 2020। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या इंडिया को सार्क को रिवैम्प या फिर रिजुविनेट करने की जरूरत है। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। सुहासिनी हैदर द्वारा लिखा हुआ है। She suggests that India should reclaim or rejuvenate the SAARC, the regional organization which is related to South Asia. तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सार्क के बारे में और सार्क के फेलियर के बारे में और इवेंचुअली क्या इंडिया को सार्क को रिक्लेम करना है या नहीं। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से। चलिए सबसे पहले सार्क के बारे में बात करते हैं। देखिए सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दिस इज द लोगो ऑफ सार्क एंड दीज आर द 8 कंट्रीज। 8 देशों की यहां पे फ्लैग दिए हुए। सार्क एक 8 देशों का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एरिया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया से जुड़ा हुआ। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1985 में और इसका सेक्रेटेरिएट है काठमांडू में। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस फैक्चुअल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके अलावा जो मेंबर्स हैं सार्क मेंबर्स, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। और आपको याद रखना है कि जब ये शुरू हुआ था 1985 में तो केवल 7 मेंबर्स थे, लेकिन 2007 में एक नए मेंबर को ऐड किया गया, अफगानिस्तान 2007 में ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये है सार्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग सार्क के ट्रेंड की बात करें, देखिए ये मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूं कि सार्क के साथ हमारा, और ट्रेंड किसके पर्सपेक्टिव से है, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। तो इंडिया का क्या ट्रेंड रहा है? जब सार्क की शुरुआत की बातें हो रही थी, ये आपको याद रखना है कि ये इंडिया ने शुरुआत नहीं की थी। इनफैक्ट छोटे देशों ने, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश ने, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया था कि वी शुड स्टार्ट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आसियान वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। 1967 में जो बना था, उसकी सक्सेस को देखकर जो नेबरिंग लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हमें भी सार्क शुरू करना चाहिए। लेकिन इंडिया शुरुआत में एप्रीहेंसिव था। एप्रीहेंसिव मतलब इंडिया को यह डर लग रहा था कि अगर सार्क में हम चले जाएंगे, अगर एक सार्क जैसी बॉडी बन जाएगी, साउथ एशिया की बॉडी बन जाएगी, तो अगल बगल वाले छोटे जो देश हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो गैंगअप करके इंडिया के खिलाफ कुछ मुहिम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखें 1947 से लेके इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ ज्यादा अच्छे नहीं थे। 1985 की अगर बात करें तो इंडिया पाकिस्तान इशू वी ऑलरेडी नो, इंडिया नेपाल थोड़ा सा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था, इंडिया श्रीलंका तमिल इशू वेरी प्रोमिनेंट, यस, ये सब चीजें थी। तो इसीलिए इंडिया वाज वेरी एप्रीहेंसिव। लेकिन एक बार जब सेटअप हो गया 1985 में, देन इंडिया डिड शो वेरी गुड एंथुजियाज्म। इंडिया ने अच्छा खासा एंथुजियाज्म दिखाया। इनफैक्ट इस एंथुजियाज्म में इंडिया ने बहुत सी सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी फोकस किया। सार्क के अंदर सब ग्रुपिंग की, जैसे कि सासेक है, जैसे कि बिम्स्टेक है, आप कह सकते हो कि सार्क का ही एक सबसेट है। तो सब रीजनलिज्म के ऊपर भी इंडिया का फोकस था। लेकिन बहुत ही जल्द इंडिया डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि सार्क में जो डेवलपमेंट हो रही थी वो पुश नहीं हो रही थी। बहुत से रीजंस थे इसके लिए, इसीलिए हम लोग डिसअपॉइंट जरूर हो गए। लेकिन कुछ हद तक अगर बात करें तो 2014 में एक नई शुरुआत की बातें हो रही थी। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में मोदी सरकार आई थी फर्स्ट टर्म के लिए, और मोदी का पहला स्टेप क्या था? व्हेन ही वाज बीइंग स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनवाइट किया था किसको? उन्होंने इनवाइट किया था सार्क लीडर्स को। और सार्क लीडर्स सारे आए थे वहां पे। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी लीडर आए थे, नवाज शरीफ उस टाइम पे। तो सबको लग रहा था कि थोड़ा सा एंथुजियाज्म फिर से वापस आ गया है। लेकिन इसके बाद हम लोग देख सकते हैं सार्क हैज अगेन गॉन इनटू डिसअपॉइंटमेंट मोड आफ्टर 2014 इनिशियल एंथुजियाज्म। और तब से लेकर हम लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार भी मोर और लेस सार्क को अबैंडन कर चुकी है और सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच को फॉलो कर रही है। मोस्टली वी आर प्रोग्रेसिंग विद मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, बिम्स्टेक एटसेट्रा, राइट? इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। तो चलिए बात करते हैं ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुआ, ये फेलियर क्यों हुआ। अगर हम लोग सार्क की बात करें तो सार्क कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर। इनफैक्ट अगर हम लोग एक्सपर्ट्स की बात सुने, एक्सपर्ट्स कहते हैं साउथ एशिया इज द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द एंटायर वर्ल्ड।
तो सार्क के साथ कुछ प्रॉब्लम जरूर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडो पाकिस्तान राइवलरी। ये जो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच खराब चल रहे हैं, ये चल रहे थे पहले भी, इसकी वजह से सार्क ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो चुका है। और इस चीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है सार्क चार्टर के साथ। सार्क चार्टर में यूनानिमिटी क्लॉज है, यानी कि सारे डिसीजन साथ में मिलकर लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी एक देश ना मना कर दे तो इट्स लाइक अ वीटो। इसके अलावा हम जानते हैं कि सार्क देशों के बीच बहुत सारे बॉर्डर विवाद है, मैरिटाइम इश्यूज है। अगर हम बात करें इंडिया पाकिस्तान इज देयर, इंडिया नेपाल इज देयर, इंडिया बांग्लादेश वाटर इश्यूज, राइट, इंडिया श्रीलंका मैरिटाइम इश्यूज, सम मैरिटाइम इश्यूज फॉर श्योर। तो ये जरूर है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फेलियर के लिए, वो है ट्रस्ट डेफिसिट, और उसके साथ मैंने ज्वाइन किया है बिग ब्रदर सिंड्रोम। अगर हम लोग सार्क को देखें, देखिए सार्क देशों में सबसे बड़ा साइज है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ शेयर इकोनॉमी। अगर हम लोग बाकी देशों को जोड़ भी दे, मिला भी दे, तब भी वो इंडिया की बराबरी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट जरूर रहा है इंडिया के नेबर्स में, और इंडिया की शुरुआती पॉलिसी भी ऐसी रही है कि थोड़ा सा इंटरफेयरिंग रही है इन नेबर्स। बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, लेकिन अभी से इनफैक्ट फ्रॉम 21st सेंचुरी वी डू सी दैट इंडिया हैज गिवन अप द इंटरफेयरिंग रोल ऑब्वियसली। तो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर था, इसकी वजह से भी एक फेलियर हम लोग कह सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज में भी, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रह चुकी है बहुत सारी कंट्रीज में। अफगानिस्तान एक प्राइम एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में बता सकता हूं, बांग्लादेश में बता सकता हूं, मिलिट्री रूल बहुत बार आ चुका है इन स्टेट्स में। श्रीलंका टू अ लार्ज एक्सटेंट, यस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज बीन वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट इन साउथ एशिया द ओनली शाइनिंग लाइट इज इंडिया विच हैज सीन डेमोक्रेसी सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, आई वुड से। इसके अलावा एक मेन फैक्टर जो रिसेंट टाइम्स में हो चुका है वो है टेररिज्म का, और चाइना फैक्टर मैंने यहां पे ऐड कर दिया, क्योंकि चाइना इज ट्राइंग टू गेन इट्स ग्राउंड इन साउथ एशिया। ये हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन टेररिज्म एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है हाल ही में 2014 के बाद। तो इंडिया ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपना टेरर का रवैया नहीं बदलेगा तब तक सार्क आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि इसमें इंडिया की भी थोड़ी सी गलती है। इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने लीडरशिप रोल नहीं किया है, लीडरशिप रोल एक अदा नहीं किया है साउथ एशिया में। देखिए मैंने आपको कहा एक बिग ब्रदर सिंड्रोम है, तो एटलीस्ट बिग ब्रदर की तरह उस रोल को तो उठाइए। लेकिन इंडियन फॉरेन पॉलिसी में सार्क को लेकर एप्रीहेंशन, एंथुजियाज्म का मिक्सचर हमेशा रहा है। कभी लीडर बनना चाहते, कभी लीडर नहीं बनना चाहते। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रेंज वैसिलेशन इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लीडरशिप ऑफ सार्क, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम जरूर हुई है, और ये प्रॉब्लम अभी एग्जैजर्बेट भी हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। चलिए देखते हैं सार्क समिट्स के बारे में। अगर देखें हम लोग, देखिए 1985 में जब शुरुआत हुई थी, पहला सार्क समिट हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट हर साल आप देख सकते हो कि समिट हो रहा है, और एटलीस्ट 2 से 3 सालों में एक बार समिट हो ही चुका है। लेकिन अगर आप गौर करके देखें, यहां पे जो 19th समिट था वो पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में, जिसको कैंसिल किया गया, कैंसिल हो गया। इनफैक्ट इसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा वीटो था। इंडिया ने कहा जब तक पाकिस्तान अपना टेरर का रवैया नहीं बदलेगा तब तक इंडिया इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन सार्क। तो तब से लेकर कोई सार्क समिट नहीं हुए। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं कि 2014 से लेकर कोई सार्क समिट नहीं हुई है इन 8 देशों के बीच। तो जो 20वां है वो भी अभी पाकिस्तान में होने वाला है, पाकिस्तान इज द होस्ट। लेकिन इंडिया ने क्लियर कट बता दिया है कि सार्क पोटेंशियल इट कैनॉट बी रियलाइज्ड until and unless the terror ends from Pakistan side. This is a clear-cut statement by the Modi government. In fact, I would say personally by Prime Minister Modi himself. तो इन सब चीजों से पता चल रहा है कि सार्क हैज बीन स्टैग्नेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सार्क को रिक्लेम या रिजुविनेट करना चाहिए? द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज शुड इंडिया परस्यू सार्क? क्योंकि 2016 के बाद, इनफैक्ट 2015-16 से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ने सार्क माइनस पाकिस्तान का एक पॉलिसी फॉलो की है। जब आप एक बात करें बिम्स्टेक की, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन की, बीबिन की, जहां पे एक सार्क का सबसेट ही है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि सार्क को। लेकिन अगर इंडिया सार्क को आगे ले जाने से रिफ्यूज करता है, यानी कि अगर मैं कहूं कि इंडिया अगर सार्क की लीडरशिप लेने से मना करता है, तो वो एक तरह से पाकिस्तान को वीटो दे रहा है एंटायर सार्क प्रोसेस के ऊपर। देखिए अगर हम लोग बात करें इंडिया की, हम लोग जानते हैं कि मई जून से इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है, विवाद चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीट अटेंड की, रशिया इंडिया चाइना जो ट्रायंगल है उसकी मीट अटेंड की, G20 में इंडिया ने अटेंड किया जहां पे चाइना इज अ पार्ट एंड पार्सल। तो इफ वी कैन डील विद चाइना, व्हाई नॉट विद पाकिस्तान? एक और उदाहरण देता हूं आपको, अगर हम नेपाल की बात करें, देखिए नेपाल में जब से केपी ओली प्रधानमंत्री बने हैं, वहां पे उन्होंने काफी एंटी इंडिया रेटोरिक चला रखा था,
राइट। उन्होंने काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए, इंडियन कोरोना वायरस के बारे में बात किया, इंडिया के रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या इज इन नेपाल, राम बिलोंग्स टू नेपाल, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने इंडियन एम्बलम के ऊपर भी एक टिप्पणी की थी। तो इन सब चीजों के बावजूद इंडिया हैज बीन एंगेजिंग विथ नेपाल, राइट। तो अगर हम लोग नेपाल के साथ डील कर सकते हैं, व्हाई नॉट विथ पाकिस्तान। और अगर हम लोग बात करें सार्क के बारे में, अगर रिक्लेम करना है, रिजुविनेट करना है, तो एक शुरुआत जरूर हो सकती है, क्योंकि अगर 20th सार्क मीटिंग की बात करें, इट इज गोइंग टू बी होस्टेड बाय पाकिस्तान, प्रोबब्ली अगेन इन इस्लामाबाद इटसेल्फ, बट बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक हम लोग ऑलमोस्ट सर्टनली कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी वर्चुअल मीटिंग ओनली। तो क्या इंडिया को इस वर्चुअल मीटिंग को अटेंड करना चाहिए? शुड इंडिया टेक दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिक्लेमिंग और रिजुविनेटिंग सार्क, राइट? अगर वर्चुअल मीटिंग हो रही है, व्हाई नॉट अटेंड इट? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया। शुड इंडिया अटेंड द सार्क समिट इफ इट हैपेंस वर्चुअली, इवन इफ इट इज होस्टेड बाय पाकिस्तान? यस और नो। इफ यू वांट यू कैन गिव योर रीजंस आल्सो, राइट? इसके अलावा चलिए बात करते हैं व्हाई शुड इंडिया परस्यू सार्क करके। इंडिया को सार्क को परस्यू करने की बहुत जरूरत है। देखिए, पहले तो एसए के ऊपर फोकस कीजिए। ये एक रीजन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया से रिलेटेड है, और इसको परस्यू करने की क्यों जरूरत है? बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक। कोविड की जो महामारी है उसका साउथ एशिया के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, और आई वुड से बहुत एडवर्स है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, अगर हम साउथ एशिया को देखें, यहाँ के चैलेंजेस भी यूनिक है। हम लोगों ने देखा लॉकडाउन के दौरान कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी, किस तरह से हम लोगों ने कोविड पैंडेमिक से लड़ाई की। अभी तो वैक्सीन आ रही है, बट नॉनदलेस इकोनॉमिक रिकवरी के लिए एक रीजनल इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए और इसको लीडरशिप का रोल लेना चाहिए यहां पे साउथ एशिया। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट ये होगा कि व्हाई शुड इंडिया परस्यू सार्क? रीजनलिज्म का राइज पूरी दुनिया में हो रहा है। देखिए, आप किसी भी खंड की बात करें, टेक कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में आप देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका में यू हैव नाफ्टा। अगर आप साउथ अमेरिका की बात करो, साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा मर्कोसुर। अगर आप यूरोप की बात करो, आई डोंट नीड टू गिव एग्जांपल, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी है, साउथ ईस्ट एशिया है, आरसेप अभी बन चुका है जहां पे चाइना लीड कर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से रीजनलिज्म एक जरूर राइज पे है। और हम लोगों ने हाल ही में बात भी की थी गेटेड ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है 2017 से, बिकॉज ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, द पॉलिसीज दैट यूएस फॉलोड, बिकॉज ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो बहुत हद तक गेटेड ग्लोबलाइजेशन होगा, and why not a gated globalization model which is based on SARC? This is a question in front of us. Now, इसके अलावा चाइना का चैलेंज भी एक है, जिसकी वजह से हमें सार्क को रिक्लेम करना या फिर रिजुविनेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना का चैलेंज मतलब हम सब जानते हैं कि बारिंग आई वुड से परहैप्स जस्ट इंडिया एंड भूटान, इन दोनों देशों को छोड़ के बाकी जो भी साउथ एशियन नेशंस है वो मोर और लेस दे हैव गुड रिलेशंस विद चाइना, क्योंकि बाकी सारे देश मैं कह सकता हूं कि वो पार्ट एंड पार्सल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। यहां पे चाइना ने काफी ज्यादा ग्राउंड भी गेन कर दिया है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है। अगर आप पाकिस्तान की बात करो, सीपीईसी है। अगर आप श्रीलंका की बात करो, हम्बनटोटा पोर्ट है। अगर आप बांग्लादेश की बात कीजिए, बांग्लादेश हैज बीन फॉलोइंग अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मॉडल, जहां पे वो चाइना से भी फायदे ले रहा है, इंडिया से भी फायदे ले रहा है। तो बहुत हद तक चाइना का चैलेंज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया को भी सार्क पे फोकस करना चाहिए। देखिए, अगर हम लोग वे फॉरवर्ड की बात करें, यहां पे भी चाइना का एंगल जरूर आ जाता है, एक रैशनल जरूर रह जाता है। डिस्पाइट ऑल द डिस्पोंडेंसी, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, सार्क्स एग्जिस्टेंस स्टिल रिमेन्स इंटेक्ट, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड जो भी इतिहास में हुआ। देखिए, पार्टीशन हुआ, रिश्ते नहीं चल रहे हैं अच्छे दो देशों के बीच, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट मित्र नहीं होता, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है। तो जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल ग्रीवांसेस है, वो तो चल सकती है, उनको डिफरेंटली परसीव भी किया जा सकता है, लेकिन हमें फोकस करना चाहिए कि ज्योग्राफी हमेशा रियलिटी होती है। यानी कि आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढना है उनके साथ जीने का। इसीलिए सार्क एक बॉडी है जिसका एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है, और ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है इंडिया को कि वो यहां पे लीडरशिप रोल फॉलो करे। देखिए, अगर हम लोग चाइना की बात करें, चाइना तो सार्क को अपने विजन से देखता है। शायद चाइना का विजन ये होगा कि सार्क में इंडिया को कंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से हम लोग बात कर चुके हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी की। उन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के नेबर्स में, तो इससे वो शायद सार्क को ऐसे देखते हैं कि हम इंडिया को कंटेन करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया को भी एक काउंटर नैरेटिव, आई वुड से काउंटर व्यू बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी रियलिटी है, तो सार्क यानी कि साउथ एशिया को एक कॉमन फ्यूचर की पर्सपेक्टिव से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
और आप किसी भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, अगर किसी देश को भी एक ग्लोबल लेवल पे जाना है, ग्लोबल लीडर बनना है, इंटरनेशनल लेवल पे और भी रोल प्ले करना है, बड़ा रोल प्ले करना है, तो सबसे पहले आपको अपने रीजन में अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की ही बात है, राइट? क्योंकि जब तक आप अपने आस पड़ोस को नहीं सुधारोगे तो आप जाके इंटरनेशनल एरिना पे कैसे रोल प्ले करोगे? तो इट्स वेरी वेरी इंपेरेटिव दैट अगर इंडिया की कोई ग्लोबल स्टेज पे एम्बिशंस है तो अपने नेबरहुड को अच्छे से रखना बहुत जरूरत है, और उसके लिए सार्क का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरत है। परहैप्स it is a time, in fact COVID-19 pandemic may have provided an opportunity for India to rejuvenate and reclaim SAARC. Let me know your thoughts on this. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.